स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज महेश नागर। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई फील दैट कि ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल होना ही चाहिए। सबसे पहले हम 9th और 11th वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। 9th और 11th वाले स्टूडेंट की जो ओपन बुक एग्ज़ाम होना थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। एंड नाउ अब केवल और केवल उनकी जो एक एनुअल टेस्ट हुआ था, ठीक है, उस टेस्ट के बेस पर ही उनका प्रमोशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं और 9th वाले अब 10th में और 11th वाले अब 12th में पहुंच गए हैं। लेकिन खुश होने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन हमें कैसे शुरू करना है। 10th स्टूडेंट्स सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए 10th की, लेकिन एमपी बोर्ड ने अभी तक नहीं करी है। और 95% चांसेस ये बन रहे हैं कि 10th एमपी बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगी। बट जब तक नहीं हुई है 0% ही कैंसिलेशन के चांसेस आपको मानना चाहिए। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स है उनका टारगेट है मेरिट लाना, कुछ स्टूडेंट्स का टारगेट होता है पास होना। ठीक है, ये टारगेट में इतना वेरिएशन क्यों होता है और किस तरह से सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स, कुछ आर्ट के स्टूडेंट भी होंगे। आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जो भी आपने चूज़ किया है, उससे आपका सक्सेस या फेल्यूर डिसाइड नहीं होता है। सक्सेस या फेल्यूर या बड़ा बनना या छोटा रहना डिपेंड होता है आपके एम्स पर, आपके मकसदों पर, आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि सर 90 प्लस चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस एक थ्योरी पर चलता है और वो थ्योरी है काउज एंड इफेक्ट। यानी कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। ठीक है, जो भी कुछ होता है उसके पीछे एक कारण होता है। और साइंस जो स्टडी करता है वो सिर्फ इसीलिए करता है कि पत्थर को ऊपर फेंकने पर वो नीचे क्यों आता है, और इसी पर स्टडी की गई और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका इन्वेंशन किया गया। इसी तरह से हर एक चीज़ का इन्वेंशन साइंस में तब हुआ है जब वो पहले से होता आया था। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई सारे लोग कहते हैं कि एक नई जगह है, वहाँ पर एक तालाब है, तालाब में जो भी व्यक्ति नहा लेता है, ठीक है, जाकर नहा लेता है, ठीक है, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार या रविवार, कोई भी ऐसा दिन डिसाइड कर लेते हैं। उस दिन अगर आप जाके नहाते हो तो आपके बॉडी में जितने भी सारे दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, वो ठीक हो जाएगी। जब एक बंदा जाता है पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, तो उसने अपना माइंड सेट कर रखा है कि बिल्कुल यही वो चीज़ है जो अमृत है और इसको पीने से मैं ज़िंदा रहूँगा और मैं अमर हो जाऊँगा। ऐसी मेंटलिटी उसके अंदर बन जाती है और वो जाकर वहाँ पर बात करता है। उसके बाद यानी कि नहाता है, उसके बाद उसके सारे पेन और तकलीफ़ें जो होती है फिज़िकली वो रिमूव हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। ये बात वो दूसरों को बड़े मोटिवेशन के साथ बताता है। और जब दूसरा व्यक्ति उस चीज़ पे बिलीव कर लेता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ऐसा हुआ है कि व्यक्ति को कई सारी तकलीफ़ें थी लेकिन वो सारी तकलीफ़ें दूर हो गई है, दूसरा व्यक्ति भी उस जगह जाता है और एक तरह से उस तालाब पर जमघट लगना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जबकि एक या दो वहाँ पर गए थे तो उनको पूरी श्रद्धा थी, इसलिए रिज़ल्ट उस तालाब के पानी से 100% आता है। लेकिन जब ये तादाद 20 तक पहुँचती है तो रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। जब ये 100 या 1000 की क्वांटिटी में पहुँचती है तो रिज़ल्ट 50%, 40% और 30% तक रिड्यूस हो जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सभी लोगों की मेंटलिटी और सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी जितने वीडियोस देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स 90% या 90 प्लस नहीं चाहते हैं, ये भी उनकी मेंटलिटी है। चाहने में शुरुआत में कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट जो है वो चाहेंगे मुझे 90 प्लस आए, लेकिन एक छोटा सा धक्का उनको जो है वो कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है, और उसके बाद जो है वो 80 पर आ जाते हैं, फिर 70 के सोचते हैं, फिर सिर्फ सोचते हैं कि यार पास वास हो जाए जैसे तैसे करके, एंड दैट्स इट। तो ये मेंटलिटी आपके अंदर कहाँ से आती है? ये मेंटलिटी कहाँ से आती है मैं बताता हूँ। जिस तरह से मैंने तालाब का एग्जांपल लिया, एक व्यक्ति जो कि 100% रिजल्ट जिसको मिला है, उसके पास जो भी बैठेगा, जो भी उससे बात करेगा, वो उसकी संगत में आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है, तो उसकी संगत का असर उन लोगों के ऊपर पड़ेगा।
और वो लोग भी जो है अपनी मेंटलिटी को उसी हिसाब से डेवलप कर लेंगे जिस हिसाब से पहले वाले व्यक्ति की मेंटलिटी थी, और इस वजह से वो भी वैसा ही करेंगे जैसा पहले वाले व्यक्ति ने किया, और उनका जो रिजल्ट है वो भी एक्सपेक्टेड आएगा, नो डाउट। बट जब ये रूमर हो जाएगा, एक अफवाह की तरह जो है वो आग की तरह फैल जाएगा, तो सारे लोगों के कांटेक्ट में वो व्यक्ति नहीं आ पाता है। एक के मुंह से दूसरे, दूसरे के मुंह से तीसरे के पास ही बात जाती है, तो वो जो मोटिवेशन रहता है उस चीज़ में, या जो उस चीज़ की अट्रैक्शन की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, और वो फ्रिक्वेंसी कमज़ोर पड़ जाने की वजह से उन लोगों पर वो बात उतना असर नहीं करती है, यानी कि उन लोगों के अंदर श्रद्धा जागृत नहीं हो पाती है। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं कि साइंस की, तो हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। सबसे पहले ये देखिए, एक चीज़ बहुत रियल होती है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा टॉप करता है क्लास में, फर्स्ट पोजीशन पर आता है, सेकंड पोजीशन पर आता है, अगर आप उसके रूटीन को देखेंगे तो वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, और आप क्या पाओगे कि वो क्लास में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है। ऊल जलूल या जैसे भी आड़े तिरछे सवाल उसके दिमाग में आते हैं वो टीचर से कर बैठता है। मस्ती भी वो बहुत करता है, और घर पे जब जाते हैं तो घर पे भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा क्या किया उसने कि इतना सब कुछ नहीं करने के बावजूद भी उसको क्लास में टॉप आता है। अपने सारे काम सबसे पहले उसके कंप्लीट होते हैं, कॉपी कंप्लीट होती है, नोट्स कंप्लीट होते हैं, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई तेरी कॉपी दे दे, नोटबुक दे दे, मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लूँगा, मैं पीछे रह गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि उसके रूटीन में क्या होता है। पहली चीज़ ये होती है कि वो क्लास में रेगुलर रहता है हमेशा। अगर वो रेगुलर रहता है तो जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उनको वो बड़ा डीपली सुन लेता है। और स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप जो होता है सीखने का वो होता है सुनना। जब आप चीज़ों को सुनते हो आपका सेंस ब्रॉड होता है, आपकी सोच जो है वो बड़ी होती है, कई सारे जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में आने लगती है, कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने लगते हैं। जब उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलता है तो आपकी सोच और बड़ी होती है। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार होता है जिस तरह से आप एक दुनिया में एक कदम आगे बढ़ाते हो और अगला रास्ता आपको दिख जाता है। या हम ये कहें कि अंधेरी रात में जब आप कार लेकर निकल रहे हो रोड पर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट दूर तक का, यानी कि आगे फॉरवर्ड में अगर आप देखोगे तो 100 फीट दूर तक का रास्ता आपको साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके आगे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन जैसे ही आप कार को ड्राइव करके थोड़ा आगे ले जाते हो, आपको अगला 100 फीट की दूरी का नज़ारा दिख जाएगा। इसी तरह से कार की स्पीड मेंटेन रहेगी और रास्ते की स्पीड भी आपको मेंटेन रहेगी, यानी कि जो चीज़ें हैं वो भी आपको उसी स्पीड से आगे की ओर दिखना शुरू हो जाती है। अगर मैं कार को स्टार्ट करके उसकी हेडलाइट जला कर देखता हूँ तो 100 फीट की दूरी मुझे नज़र आती है, और उस 100 फीट की दूरी को देखकर मैं कार में से उतर जाता हूँ और ये कहता हूँ कि आगे तो अंधेरा है, सिर्फ 100 फीट की दूरी तक ही मुझे नज़र आ रहा है। तो ये मेरा नेगेटिव पॉइंट होगा और ये मेरी फेल्योर का कारण होगा। हम में से कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा ही करते हैं। बुक इतनी मोटी है, नोट्स इतने हैं, क्वेश्चन आंसर इतने हैं, कैसे करें। अभी कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, सर स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है 15 नंबर का है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो कोई 2-4 क्वेश्चन हमें बता दीजिए जिसमें से आ जाए। यार मैं कोई गॉड हूँ या मैं पेपर सेट कर रहा हूँ जो मैं आपको बता दूँ? जो मुझे लगा, जो मेरा प्रेडिक्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए। अब अगर आप उनको नहीं पढ़ सकते हो तो ये आपकी कमजोरी है, और वो कमजोरी आपने खुद ने डेवलप अपने अंदर करी है। आप एक क्वेश्चन तो करिए, सपोज करिए टोटल 20 क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन कर लिया, अब जो है स्टूडेंट्स 19 बचे हैं, अगला एक और कर लोगे तो अब 18 बचेगा, अगला एक और कर लोगे तो अब 17 बचेगा। क्या लगता है, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या पर्वत को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो लगभग इम्पॉसिबल काम है। बट मैं कहता हूँ बिल्कुल पॉसिबल काम है। एक पर्वत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखा जा सकता है। ठीक है, आप पर्वत को एक साथ क्यों उठा रहे हो? आप ईश्वर थोड़ी हो, आप कृष्ण थोड़ी हो जो गिरधर पर्वत को जो है वो मतलब एक उंगली पर उठा लो, आप कानी उंगली पर उठा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप टुकड़े टुकड़े करके उठाइए ना, आप तगाड़ी उठाइए, ठीक है, पत्थर उसमें डालिए, मिट्टी उसमें डालिए, और रोज़ रोज़ ऐसा करते रहिए। एक दिन पर्वत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेटल हो जाएगा। तो उसी तरह से आपके एग्ज़ाम का भी है, आपके सिलेबस का भी है। आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, आप स्टार्ट तो करिए। जब आप एक कदम चलेंगे आगे तभी तो एक कदम कम होगा। अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो आपका एक कदम आगे नहीं होगा। ठीक है,
अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आप इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट के, सबसे पहली चीज़ अगर आप 90% चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप शब्दों को देखिए, शब्दों के अर्थों को पर जाइए। देखिए वर्ड का मीनिंग हो सकता है लेकिन टर्म्स जो होती है उनकी डेफिनेशंस होती है, आप उन डेफिनेशंस को समझिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सा अर्थ विद्युत हिंदी में यही होता है? बिल्कुल, आप विद्युत बोलें या इलेक्ट्रिसिटी बोलें, बात तो एक ही है ना, अलग अलग लैंग्वेज में, बट उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगी। जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, गुड कम्युनिकेशन क्या है, बैड कम्युनिकेशन क्या है, रिटन क्या है, ओरल क्या है, सिंबॉलिक क्या है, किस तरह से मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और किस वे से वो सबसे अप्रोप्रिएट वे होगी जिससे कि आप कम्युनिकेशन करते हो। आपको ये सब चीज़ें समझना होगी। जब आप ये समझोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जब फॉर्मल और इनफॉर्मल को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इनफॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, और इसका दायरा कितना है। कहने का मतलब है कि इसका स्कोप कितना है, ठीक है, उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे घर पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, घर पे अपने पेरेंट्स को, अपने भाई से, अपनी बहन से बात करता हूँ, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर किसी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई नीड नॉट टू राइट इन नोट टू कम्युनिकेट दैम। इनको कम्युनिकेट करने के लिए मुझे कोई नोट वगैरह या फिर कोई लेटर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। दे आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू दैम। मैं उनसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको वो समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप बोलते रहे हो कि इम्पोर्टेंट कैसे निकालें, तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से और कौन से क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप टाइटल देखिए। आपका जो चैप्टर है, जो लेसन है, उसका टाइटल क्या है। जब आप टाइटल को देखोगे तो उस टाइटल के बारे में ही आप सोचिए। जैसे कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ इसलिए मैक्सिमम एग्जाम्पल मैं उसी के दूंगा। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, मैं साइंस का भी दूंगा, आप डोंट वरी रहिए, क्योंकि 12th तक मैंने PCA भी पढ़ा है, BSc भी किया था 1 आध साल और फिर छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कॉमर्स किया है। डोंट वरी, मैं सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है अगर आप, तो सबसे पहले आप बात करिए कि प्लानिंग, ठीक है, या हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का रहता है कि मैनेजमेंट के ऊपर, कि मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद मैनेजमेंट के नेचर्स क्या है, उसके कैरेक्टर्स यानी कि क्या है, मैनेजमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पर और किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है, मैनेजमेंट किस किस जगह पर यूज़ किया जा सकता है, यानी कि उसका स्कोप क्या है, कैरेक्टर, नेचर, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। हम इतनी मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप मैनेजमेंट को पढ़ रहे हो आप, तो मैनेजमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लिमिटेशंस, उसके स्कोप्स, अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन उसमें से बैठेगा और 100% बैठेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं जैसे कि नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के नेचर को ही आपको समझना होगा। सबसे पहले उसके कैरेक्टर पर जाना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं लिखना है टेक्निकल लैंग्वेज में, इस तरह से नहीं लिखना है कि अगर उसको पकड़ लो आप तो आपका हाथ दूर फेंक देगी या आपको वो अट्रैक्ट करके चिपका लेगी और आप मर जाओगे, नहीं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। ये तो एकदम अलग चीज़ हो गई। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप इसको थोड़ा सा करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि क्या क्या मीन्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उनकी जैसे वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग प्रोसेसर क्या होती है, ठीक है, कार्य विधि क्या होती है, किस तरह से काम करते हैं वो, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताना होगी। एक एक चीज़ को आपको देखना होगा। जैसे कि DC AC करंट क्या होता है तो आपको देखना होगा उसको, डायनेमो क्या होता है तो उसको देखना होगा। जैसे गेट्स होते हैं, नॉर गेट, एंड गेट, और किस तरह से कंबाइंड होकर कुछ नया गेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। और उसके ऊपर एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बनता है और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। आप डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हो, ठीक है, मांग और पूर्ति की बात कर रहे हो,
तो अगर डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर में से अगर डिमांड और सप्लाई के ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं आया तो सिलेबस भी बेकार हो गया और आपका बोर्ड भी बेकार हो गया और आपको पढ़ाने का जो मकसद है वो भी बेकार हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स उस लेसन की हेडिंग से पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा। आपका जो पेपर आता है, आप बताइए कि एक सभी अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं या 10th के कोई भी, पर मैं एक एग्जांपल और अच्छे से देता हूं तो आपको आप समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर जो है 5 मार्क्स में कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। जैसे आपने एक पोएम पढ़ी, तोरू दत्त ने लिखी है, अवर कैजुरिना ट्री। अवर कैजुरिना ट्री में एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेफर टू डिर्ग लाइक मुरमुर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। और अगर ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया, सो इसका सीधा सा एक ही अर्थ है, डिर्ग लाइक मुरमुर रेफर्स टू ए सैड सॉन्ग। ठीक है, और सोरोफुल मॉर्निंग और मॉर्नफुल सॉन्ग। ठीक है, मतलब शोक गीत होता है इसका मतलब। ठीक है, शोक में कुछ गुनगुनाना या कुछ गाना, दैट इज डिर्ग लाइक मुरमुर। तो इतना ही लिख दोगे आप, 5 नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं, ये तो आपकी पंच लाइन हो गई। ठीक है, बाकी सपोर्टिव लाइन आपको लिखना पड़ेगी, शुरू करना पड़ेगा एक ऐसे वर्ड से, ऐसे सेंटेंस से जो कि आपके आंसर की तरफ रीडर को अट्रैक्ट करे। और ये चीज़ें कब आएगी? ये चीज़ें कब आएगी? आपको पोएम को रीड करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको पोएटिस जो है उसकी फीलिंग तक जाना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट हम आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि Our Casuarina Tree is a beautiful poem which is written by Toru Dutt. In this poem, the poetess associated the tree with her own sorrow. अपने खुद के दुख के साथ उसको वो क्या कर लेती है? रिलेट कर लेती है। She also personified the Casuarina tree. वो Casuarina tree को personified भी करती है। Personify करती है means she felt that the tree also mourning for her brother and sister. उनके ब्रदर और सिस्टर के लिए जो ट्री है वो खुद मॉर्निंग कर रहा है, वो खुद शोक व्यक्त कर रहा है। एंड शी यूज द फ्रेज डिर्ग लाइक मुरमुर, दैट शोज दैट द ट्री ऑल्सो सिंग ए सॉन्ग, और वी कैन से सिंग ए mournful सॉन्ग इन द मेमोरी ऑफ अब्जू एंड अरू एंड अब्जू। ठीक है, इनकी मेमोरी में वो भी एक गाना गा रहा है। एंड फर्दर द पोएटेस सेज दैट दिस इज अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल टू टू बिलीव दैट द ट्री विल ऑल्सो सिंग और वीप और क्राई, कि जो ट्री है वो भी रोएगा। ठीक है, वो भी दुख मनाएगा। ऐसा सोचना भी जो है वो लगभग इम्पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं होता है। But she give an argument that अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ लगेगी कि ऐसा होता है ना। तो वो बोलती है ना कि आपकी फेथ ऑफ आइज, यानी कि आपकी जो विश्वास भरी निगाहों से अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है। तो इस तरह से आपकी जो वर्ड्स है लिमिट है वो 100 के ऊपर आराम से पहुंच जाएगी। बट केवल डिर्ग लाइक मुरमुर का मीनिंग आपने सीख लिया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर लेसन की जो समरी है, शॉर्ट समरी, वो पता होना चाहिए अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है उसका आंसर देने के लिए। अब इस क्वेश्चन में हमने बात करी डिर्ग लाइक मुरमुर की, पेड़ रोता है, ठीक है, और उसको पर्सनिफाइज करा है। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि जो पोएटेस है उसने पोएम में पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया है, और हम बोले कि हाउ डिड द पोएट और हाउ डज द पोएटेस पर्सनिफाई द ट्री। ठीक है, अब ट्री के बारे में वो सारी चीज़ें आपको देखना है जो एक इंसान से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि वियर ए स्कार्फ, जैसे कि ब्रेव। ठीक है, जैसे कि ब्रेव जो होता है वो ब्रेव मतलब इंसान के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि डेड, मरना, तो इंसान मरता है, पेड़ तो ड्राई होता है, सूखता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड्स आपको पिक करना है और अपने आंसर में यूज़ करना है। ठीक है, और उसी के बेसिस पर आप पर्सनिफाई कर सकते हो। सबसे पहले पर्सनिफिकेशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पर्सनिफिकेशन इज ए पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कॉल नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग्स। ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बुलाना या लिविंग थिंग की तरह बात करना उससे,
दैट इज पर्सनिफिकेशन, ठीक है। इन द पोयम our casuarina tree, Torudutt beautifully personified the casuarina tree. In the beginning, she tells that, or she says that the tree survived with bravely. The tree survived bravely in adverse situation as the creeper hanged over it. है ना, जो क्रीपर है वो राउंड राउंड उसके ऊपर लटकी हुई है, उसके बावजूद भी उसने सर्वाइव किया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको उसका यूज करना है। She also tells that tree was mourning for in the memory of her brother and sister Aru and Abju, and this feature is also shows that the poetess personify the tree, because trees are non-living thing, and how we can trust that a tree can mourn और क्राई और सिंग, किस तरह से वो कर सकता है, इन चीज़ों को आपको बताना है। तो डेफिनेटली आपके पास कई सारे लॉट्स ऑफ वर्ड्स होंगे और लॉट्स ऑफ वर्ड्स आप लिखोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। पर्सनिफिकेशन की डेफिनेशन देना है और क्या क्या जो की पॉइंट्स है या की वर्ड्स है वो आपको लिखना है। किसी भी लेशन को आप पढ़ते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक फीचर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई सा भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो या आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपको पूरा एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हो तो आपका नोट मेकिंग आता है, ठीक है, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग आता है इंग्लिश में। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप सीखें कि किस तरह से एक बड़े से एक्सट्रैक्ट में से एक छोटे छोटे पॉइंट लेकर आप लिख लें, जो कि आपको रिवाइज करने में बहुत इजी हो जाए और बहुत जल्दी एग्जाम के टाइम पे पढ़कर आप जो है, एक लेशन में कितना टाइम लगता है, अगर वो 15 नंबर का भी लेशन है तो जस्ट 15 मिनट, रिवीजन के 15 मिनट्स इट्स मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है ये 15 मिनट एग्जाम टाइम में एक लेशन को देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह से शॉर्ट नोट बनाइए, की पॉइंट्स को उठाइए, आप 90% लेकर आएंगे। आपको प्लानिंग करना होगी, विदाउट प्लानिंग नथिंग कैन बी अचीव, बिना प्लानिंग के अचीव नहीं किया जा सकता है। आप आज प्लान बनाओगे, कल कुछ दूसरा प्लान बनाओगे, परसों दूसरा प्लान बनाओगे, जब तक वो सही प्लान नहीं होगा। और आप मोटिवेटेड रहिए, आप ये सोचिए कि अगर मैं नहीं कर सकता तो और कौन करेगा, ठीक है, कोई दूसरा करेगा नहीं, कोई दूसरा खुद के लिए करेगा, आपके लिए कभी नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आना जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, फालतू रूमर्स में फंसाते हैं, अरे एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रही है, क्या करना पढ़ के। स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना को 1 साल हो चुका है, पूरी दुनिया लॉक है, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में वो एग्ज़ाम कैंसिलेशन की वजह से, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से पढ़ाई के ऊपर से ध्यान उन्होंने हटा लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केवल 100 में से 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब भी उसी स्पीड से, उसी डेडिकेशन के साथ वो स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है जब आपके जो बेस होता है आपका, वो बेस अगर आपका वीक हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप फाइट नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टाइम जो है उन लोगों के लिए जो डेडिकेटेड है, डिटरमाइंड है, जो कि वेल प्लान्ड है, वेल एम्ड है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो टाइम है वो बहुत ब्राइट टाइम है, कि बहुत यूज़फुल टाइम है। क्योंकि 98 to 99% स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स की जो संख्या है वो कम हो रही है। ऐसे में आप अपने जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, सो दैट आने वाला फ्यूचर जो है उसके लीडर्स आप होंगे, ठीक है, आने वाले फ्यूचर के हीरोज़ आप होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़, मेरे वर्ड्स याद रखिए कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है आपके पास कि आप इसमें अपने आप को स्टेबल कर पाओ, इस्टेब्लिश कर पाओ। आने वाले जो टाइम में आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो रिड्यूस होंगे, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर कम रहेंगे, आपके अपोनेंट्स कम रहेंगे, इवन आई कैन से कि जो है आपके प्रतिद्वंदी कम रहेंगे। तो उस जगह पर आपको किसी भी चीज़ को फाइट करके उससे आगे निकलना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए एंड डेफिनेटली आप अचीव करेंगे जो आप चाह रहे हैं। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए अपने आप पर। लिसन योर इनर वॉइस एक पोयम है, ठीक है ना, एक पोयम है, किसकी पोयम है, क्लास 12 जनरल इंग्लिश की फर्स्ट पोयम है कि हमें किसकी आवाज़ सुनना चाहिए। तो वी मस्ट लिसन अवर ओवन वॉइस एंड गॉड्स वॉइस, हमें अपनी और ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहिए और अंदर से जो आवाज़ आती है वो ईश्वर की ही आवाज़ आप मान के चलिए, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन
comment me and you can ask whatever I know or according to my knowledge और स्किल्स मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे नहीं आएगा मैं सर्च करूँगा, फिर भी नहीं आया तो मैं सॉरी कह दूँगा, बिकॉज आई एम नॉट ए परफेक्ट पर्सन बट आई एम ऑन द वे टू बी परफेक्ट। मैं परफेक्ट बनने की तरफ जा रहा हूँ, बट कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आप भी ट्राई करिए, कोशिश करिए कुछ अच्छा करने की। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।